नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी नेटवर्क के खास कार्यक्रम आइडियाज़ ऑफ इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं इस बातचीत के लिए। वो मेहमान हमारे साथ हैं। नीरज घेवन के बारे में बात हो चुकी, विशाल जेठवा और ईशान खट्टर। बात यहाँ पर जो होगी वो जर्नीज़ विद रियल सिनेमा, यानी जो असली सिनेमा है उसके सफ़र के बारे में बात होगी। और इसमें जब भी बात होगी तो बात होगी होम बाउंड की, जो आपकी ताज़ा फिल्म है, यानी वो कहानियाँ जो समाज के हाशिए पर खड़े लोग हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी, वो कहानियाँ जो धन्यवाद वो कहानियाँ जो बॉलीवुड की फिल्में अक्सर नहीं कहती हैं। तो एक इन्होंने कोशिश की वो कहानी कहने के लिए, और उसको बड़ी मजबूती से, बड़े सलीके से कहा। मेरे ख्याल से तालियां आप लोगों को बजानी चाहिए। इनका एक तरीके से सलाम है कि आप भी ऐसी कहानियां आपने सुनाते हैं। फिल्म जो है वो प्रीमियर हुई कान फेस्टिवल में, उसके बाद ये ऑस्कर के लिए दौड़ी। और न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार है, वहाँ मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं बशारत पीर, उन्होंने ये कहानी लिखी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहानी है, बैकग्राउंड कोविड-19 का है, और उसमें दोस्ती की कहानी है। सयाब और अमृत की कहानी है, जो फिल्म में दूसरे नाम से है। और आपसे पहला सवाल यही है कि आपने ये जो कहानी लिखी वो क्यों आपने कहानी चुनी, और क्या आपको ख़ास लगा इस फिल्म में जैसे जैसे कहानी खुली? देखिए, चूँकि मैं खुद भी एक हाशिए के समाज से आता हूँ, तो शायद मेरा रुझान, मेरी रुचि और शायद उस वक्त इन कहानियों पे ज़्यादा थी। और ये मेरा मानना भी है, जैसे कुछ देर पहले इंट्रोडक्शन में भी बोल रहे थे, कि किसी तरह हमारे फिल्मों से, स्पेशली हिंदी सिनेमा से, गांव गायब हो रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी 60 to 70% पॉपुलेशन एग्रेरियन इकोनॉमी है, लोग गाँव में रहते हैं, फिर भी गाँव की कहानियाँ नहीं बोल जा रही हैं। तो जब हमारे प्रोड्यूसर सोमेन मिश्रा ने मुझे एक कहानी भेजी थी, जो बशारत पीर की एक ऐसे है जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा था, तो जब मैं पढ़ा था तो मतलब काफ़ी हताश हो गया था पढ़कर, काफ़ी अंदर से झकझोर चुका था। पर जब इसे मैंने दोबारा पढ़ा तो मैंने तब समझा कि शायद ये एक इसके माध्यम से एक बड़ी कहानी कही जा सकती है। हमारे भारत की पृष्ठभूमि के बारे में बात हो सकती है, और कई सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे जो युवा हैं किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी इच्छाएं हैं। तो ये सब को मद्देनज़र रखकर एक और ये था एक ब्रॉडर आइडिया, बट इससे बढ़कर जो ये एक सवाल था कि हम लोग जब भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनकी बात जब भी होती है तो हम लोग उनको कभी भी स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं, उनको कभी भी अंकों में बात उनकी होती है, ताकि हम जो शहर में रहते हैं, ताकि हमको ज़्यादा गिल्ट न लेना पड़े उस बात का। तो ये कोशिश थी कि उनके एक्सपीरियंस को ह्यूमनाइज किया जाए, ताकि हम अगर उनको नज़दीकी से देख पड़ें, समझें कि वो लोग, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या उनके सपने हैं, क्या वो खाते हैं, क्यों उनको बिरयानी इतनी पसंद है, क्यों उनको ये सारी चीज़ें हैं, और कैसे दोस्ती के माध्यम से अगर ये बोली जाए कहानी तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी, ये सोचकर शुरू हुई। पर दोस्ती भी ऐसी दोस्ती नहीं है, मतलब दोस्ती में दिखाई दे रहा है कि एक दलित लड़का है और एक मुसलमान लड़का है, उसकी दोस्ती है। और आपकी फिल्म अगर देखें हम, मसान देख लीजिए, गीली कुच्ची देख लीजिए, जूस देख लीजिए, आप हमेशा कुछ तिरछे से ही खड़े रहते हैं। हमारा लड़का हमेशा तिरछा ही क्यों रहता है? मैं आपको बता दूं, मैंने इनसे पूछा कि भाई आपका जो नाम है ये घेवन है, घेवान है या क्या है, तो इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, मेरे पिताजी को भी ठीक से नहीं मालूम है कि क्या नाम है। तो मैं इनको बता रहा था, मेरा नाम जो दिबांग है उसको अभी तक बहुत दिल्ली में जो पॉलिटिशियंस हैं वो दीवान जी ही कहते हैं। तो हम लोग, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप तिरछे क्यों खड़े हुए नज़र आते हैं? देखिए, दृष्टिकोण की बात है। शायद मैं तो खड़ा हूँ सीधा स्ट्रेट मंच पर, लेकिन लोग ये मानते हैं कि मैं शायद
मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ किस बात की बात कर रहे हैं कि मैं इन मार्जिनलाइज कैरेक्टर्स को ही क्यों अट्रैक्ट होता हूँ। जैसे मैंने जूस में बात की है कि महिलाओं के बारे में, या गीली पुच्ची में समलैंगिक और कास्ट का जो डिफरेंस है, उसकी जो इंटरसेक्शनैलिटी है, उसके बारे में बात की है। तो ये शायद इसलिए भी है क्योंकि क्योंकि मैं खुद एक मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक दलित बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए शायद मैं ज़्यादा सहानुभूति महसूस करता हूँ जो पास के और भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं। शायद वो एथनिक माइनॉरिटीज़ होंगे, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होंगे, कास्ट माइनॉरिटीज़ होंगे, सेक्शुअल माइनॉरिटीज़ होंगे, या जोग्राफिकल माइनॉरिटीज़ होंगे। तो शायद उनके मुझे वही लगता है, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि जैसे गाँव की कहानियाँ ख़त्म हो गई, वैसे इन लोगों की कहानियाँ कोई। और मैं देखता हूँ हाल ही में बहुत लोग मुझे आके पूछते हैं, अरे यार तुम हर वक्त यही कहानी क्यों बनाते हो यार, हर बार ये कास्ट की कहानी क्यों बनाते हो, हर बार ये दलित को क्यों फोरग्राउंड करते हो। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मैं तो 25% पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा में, लेकिन हमारे यहाँ पे तो सिर्फ वो 10% लोगों की ही बात होती रहती है। उन्हें कोई नहीं पूछता कि आप बार बार रिपीटेडली उन्हीं की कहानियाँ क्यों बता रहे हैं। तो ये मुझसे क्यों सवाल हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो एकदम तटस्थ खड़ा हूँ, सीधा एकदम, लेकिन शायद लोगों का दृष्टिकोण है कि मैं उनकी नज़रिए से मैं तिरछा लगता हूँ। मैं आप लोगों के पास भी आता हूँ। एक सवाल इनसे और पूछूँ आपकी इजाज़त से कि फिल्म में जो बहुत बड़ा नाम है सिनेमा का, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जुड़े एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की तरह, वो जो जुड़ाव है नीरज, कहाँ तक वो असर करता है और क्या किस तरह के दरवाजे खुलते हैं फिल्म के लिए? देखिए, इसका पूरा श्रेय तो हमारी एक को प्रोड्यूसर हैं, फ्रेंच है, मेरिटा तोस्कान-दु-प्लांटियर, जो मेरी मसान में भी प्रोड्यूसर रह चुकी हैं। तो उस वक्त मसान में भी ऐसा एक हुआ था कि शायद वो हमारी फिल्म में अपना नाम दें, लेकिन उस वक्त कुछ असमंजस में, अफरा तफरी में हो नहीं पाया। तो इस बार हमने उनको स्क्रिप्ट भेजी और उनको काफ़ी पसंद आई, और उनके लिए मैंने एक टू सर्व विथ लव करके एक लंबा लेटर भी लिखा। तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं क्यों ये फिल्म बनाना चाहता हूँ और आपके जुड़ने से क्या कुछ हो सकता है। तो उनको इस फिल्म के माध्यम से, जो दोस्ती के माध्यम से अगर आप इतनी कहानी बता रहे हैं, तो उससे वो भी जुड़े जैसे विश्व भर में लोग जुड़ रहे थे। क्योंकि जो लोग हु आर अनसीन बाय पावर एंड हु आर often relegated to the backgrounds, and they want to be seen and heard, and their existence is validated. So I think that hunt is universal. तो शायद उन्होंने भी वही देखा, और वो हमारे साथ स्क्रिप्ट में मुझे 2-3 बार राउंड हुए इनके साथ, फिर एडिटिंग में हुए। तो 1.5 साल का उनके साथ जो हमारा वो इक्वेशन रहा। और ये भी बात थी कि हम लोग बता नहीं सकते थे किसी को कि वो हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियली बता नहीं, तो हम लोगों का कोड वर्ड होता था, हम उनको बड़े पापा बोलते थे। तो हम कभी बता रहे बड़े पापा का लेटर आया क्या, बड़े पापा का लेटर आया क्या। तो उनको बाद में मैंने बताया भी, तो काफ़ी हंस रहे थे वो। ईशांत, आपने तरह तरह की फिल्में की हैं, और जब आप ऐसी फिल्म से जुड़ते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि ये एक फिल्म ही नहीं है, बल्कि एक तरीके से उस वक्त का बहुत सच्चा दस्तावेज है। क्या वो भाव आपको आता है, वो एहसास आपको होता है जब आप ऐसी फिल्में करते हैं या ऐसी? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ABP नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर हम सबको बहुत गर्व है, और बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, आई थिंक इस बात का एहसास था ही। नीरज ने शुरुआत से हमसे कहा था कि वास्तविकता से बहुत वो बोरो करते हैं, और इन जनरल उनको पसंद नहीं है कल्पना के द्वारा एक कहानी कहना। वो चाहते हैं कि, उनको लगता है कि वो लिमिटेड है, तो उनका अप्रोच ही ऐसा है। लेकिन इस कहानी के केस में तो हम एक, जैसे कि आपको मालूम है, न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल के ऊपर इस कहानी को लिख रहे थे। तो ये इट्स बेस्ड इन रियलिटी, एक सच्ची कहानी थी, और आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे ज़माने की, ना सिर्फ हमारे देश की या हमारी दुनिया की, लेकिन हमारे ज़माने की। एंड आई थिंक इस फिल्म के द्वारा हमारी कोशिश ये थी कि हम पूरी सच्चाई से इस दोस्ती को एक मिसाल बना पाएँ, क्योंकि
इस कहानी में दृष्टिकोण की बात है, जैसे कि आप कहते हैं, जैसे बहुत लोगों ने कहा है कि ये बड़ी दुख भरी कहानी है, इसमें इसे देखने पे बहुत दर्द का एहसास होता है, बहुत रिजेंटमेंट होता है, बहुत रिग्रेट का एहसास होता है, लेकिन बहुतों को ये भी लगा है कि इट्स अल्टीमेटली अ वेरी होपफुल फिल्म। एंड आई थिंक यही इस कहानी की ताकत है कि हमने यही कोशिश रखी थी कि हम इस दोस्ती को एक ऐसा मिसाल बना पाएँ कि इसके ज़रिए हम अपने आप को भी और अपने आपस के समाज में ये बात वापस फैला पाएँ कि हमारे देश में कितनी खूबसूरती है, कितनी एकता है, और ये हमारी कितनी बड़ी ताकत है कि हम एक ऐसे फाउंडेशन पे खड़े हैं जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है और तरह तरह की मुश्किलें हमारे देश में। बट जब हम ऐसी कहानी देखते हैं, आई थिंक इट रिमाइंड्स यू of the spirit of what our constitution said. I think we are probably one of the most diverse nations, if not the most diverse nation in the world. So I think इस बात का बहुत गर्व का एहसास भी था कि ये फिल्म ना सिर्फ एक दुख भरी कहानी बताती है जो वास्तविकता से है, बल्कि I think it shows you the deeper side of friendship. जो गहराई है इस दोस्ती में, वो उसने हमें बहुत भाया। विशाल, अगर ये फिल्म की बात करें तो आप उसी समाज से आते हैं। आप एक तरीके से आपकी माँ की बात करें तो वो जिस तरह से बर्तन साफ़ किया करती थी, आप जब रोल कर रहे होते हैं उसमें कितना हिस्सा वो होता है जो आपकी ज़िंदगी का खुद जिया हुआ हिस्सा होता है? यानी जब आप फिल्म कर रहे हैं तो आपको अपने बचपन की या ऐसी और कोई बात याद आती हो जो आपकी माँ ने, जो फिल्म में माँ नहीं आपकी असली माँ हैं, उन्होंने कहा हो, वो इसमें क्या उसका आना जाना रहा इस रोल के दौरान? जी, सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी लोगों को। थैंक यू एबीपी नेटवर्क हमें यहाँ बुलाने के लिए। अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ थोड़ा धक धक भी हो रहा है, पता नहीं बहुत समय के बाद ऐसे स्टेज पे हम बैठे। बट जैसे कि आपने कहा कि यस, मेरी लाइफ भी काफ़ी मायनों में इस तरीके से रही है काफ़ी समय पहले, और मैं बहुत ही लकी रहा हूँ कि जो हमने फिल्म में हम जो भी कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी सोसाइटी के ऐसे इशू के बारे में बात कर रहे हैं जो चंदन और शोएब अपनी आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, मुझे वो जीना नहीं पड़ा है। बट ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें समाज में एग्जिस्ट नहीं करती। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है, बट जैसे ही मैंने फिल्म में एंटर किया और जैसे मैं नीरज सर से मिला, सर ने मुझे बताया कि हमारे सोसाइटी में और क्या क्या कंसर्न है। सर ने हमें एक बुक दी थी, तो मतलब मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम अपने रियल लाइफ जीवन से जो जो हम चीज़ें निकाल सकते हैं वो तो मैंने ज़रूर डाली, बट कभी भी हम जब एज एन एक्टर फिल्म करते हैं तो वो सिर्फ 2 महीने के वर्कशॉप या 3 महीने के वर्कशॉप या हमने एज एन एक्टर जो प्रिपेयर किया है सिर्फ उतनी ही चीज़ हम उसमें नहीं झोंकते। हम उसके अलावा हमारे जीवन में, लाइक मैं 31 ईयर का हूँ, अगर मैं 30 साल में मैंने जो जो एक्सपीरियंस किए वो सभी डालता हूँ मैं। तो मेरी मॉम से काफ़ी सारे मैंने किस्से सुने कि बचपन में वो कैसे हर एक लोगों के घर पे जाके काम करते थे, या बट वो उनकी एक लाइफ थी। और मैंने भी ये कोशिश की कि मैं कैसे अपने जीवन के एक्सपीरियंस और एज एन एक्टर जितना मैंने कैमरे के सामने मैंने परफॉर्म किया था उसका एक्सपीरियंस कैसे डाल सकूं। तो रियल लाइफ से मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस उठाने की कोशिश की। और बट अगर मैं कहूँ ईशान के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि हमारी पूरी फिल्म के दौरान या हमारे फ्रॉम द स्टार्ट अगर कोई एक पर्सन अगर इस पूरी सभी चीज़ों का एक हीरो रहा है तो वो है नीरज खेवान सर। आई थिंक उन्हें जितने फिल्म से लेकर, एक मिनट, बॉम्बे के लोग तालियां बालियां नहीं बजाते हैं। ठीक है, समझ रहा हूँ नहीं, बट सर ने ना कि सिर्फ मेरे लाइफ में, आई थिंक बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक एनलाइटनमेंट जैसी चीज़ लाई है। और वो जितना सोसाइटी को, जितना सिस्टम को, जितना फिल्म मेकिंग को जितना अच्छे से समझते हैं, लोगों को इतना अच्छे से समझते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास पता नहीं क्या ट्रिक है, वो इतनी सिंपल सी बात करते हैं और आपका जीवन बदल जाता है। तो ये मौका मिला है तो मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहूँगा सर अगेन, और मैं हर बार कहता ही रहूँगा। बट येस, आई थिंक हमने जो भी परफॉर्म किया है वो सब कुछ अंडर नीरज सर गाइडेंस हुआ है, तो आई थिंक क्रेडिट सर को जाता है। सर क्या करते हैं आप ऐसा?
नहीं देखिए, जैसे ये कह रहे थे ना, मतलब आई थिंक कभी कभी कुछ कहानियाँ होती हैं जो आपको मजबूर करती हैं कि वो हम तीनों के फिल्म करियर या हम लोगों का ये फिल्म बनाना उससे भी बड़ी हो जाती हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फिल्म, क्योंकि हम तीनों सिर्फ इसमें एक पात्र थे, लेकिन जिस सच्चाई को हम प्रस्तुत कर रहे थे वो सच्चाई देश की सच्चाई है, और अनगिनत शोएब, अनगिनत चंदन जो इस देश में रहते हैं उन सब का यथार्थ है, और उस यथार्थ को बखूबी निभाना ये हमारे लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग कितना क्लोज टू लिव रियलिटी हम लोग पहुँचे हैं। तो ये हमारी बहुत कोशिश रही है कि मैं भी इन लोगों से कुछ सीखता था, ये भी मुझसे कुछ सीखते थे, हम लोग तीनों मिलके ही हमारी यही कोशिश रही है। जैसे हम गाँव में गए, कई लोगों से मिले, वहाँ पे समय बिताए, शायद कुछ देर बाद उसके बारे में बात करेंगे कैसे इन्होंने वो ट्रेनिंग ली थी। तो जब वही है कि जब आपको समझ में आता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ आपके करियर का वन मोर फिल्म है, तब आई थिंक आपको सब चीज़ सिखा देती है, सब आपको समझ आ जाता है कि क्या करना है। एक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की फिल्में बन नहीं रही है, कम से कम अगर हम रीजनल सिनेमा की बात करें, जैसे सैराट है, फैंड्री है, एक ही व्यक्ति की बनाई हुई, कस्तूरी है जो मराठी में फिल्म बनी, तो ये तीनों मराठी फिल्में हैं। दक्षिण भारत में तमिल फिल्में जो बना रही हैं, पारंजीत जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरीके से समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की सच्चाई को और बहुत बोल्ड तरीके से सामने लाने वाली फिल्म बन रही है, एक नया रास्ता खुल रहा है? मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आंसर दूं आपको, लेकिन शायद मेरे पास वो आंसर नहीं है। नहीं है? ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। मैं ये कहूँगा क्योंकि देखिए, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि मैं स्पेशली हिंदी सिनेमा में की बात कर रहा हूँ, कि हमारे यहाँ पे एक जो एग्रेसिव मेल बेस्ड जो कहानियाँ अभी आ रही हैं, और जिसमें लोग काफ़ी कुछ बॉक्स ऑफिस सक्सेस देख रहे हैं, तो उसी तरह की फिल्में बनती जा रही हैं, और उसमें यथार्थवाद बोरिंग हो गया है, और शायद लोगों के टेस्ट भी वैसे इवॉल्व हो रहे हैं, शायद उनको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है। एक तो हमारे यहाँ पे टैक्सेस इतने हैं कि लोग थिएटर में जाके फिल्में नहीं देख पाएंगे। एक 4 लोगों का परिवार अगर जाना चाहे तो वो कम से कम औसतन 2 या 3 हज़ार लगते हैं, और अगर वो लोग एक परिवार एक वीकेंड में उनको टाइम मिल रहा है तो वो जाएंगे, वो लोग बड़ी फिल्में ही देखने पाएंगे। शायद मेरी फिल्म देखने के लिए उनको एक मोटिवेशन नहीं है, तो वो अगर हमारी फिल्म शायद 500 रुपये में देख पाते तो तब शायद देख पाते। तो वो एक ये चीज़ है। दूसरा आइडियोलॉजी को लेकर है कि भाई आई थिंक काइंडनेस जा रही है हमारी फिल्मों से, बिकॉज ये जो व्हीकल ऑफ अग्रेसिव मार्चो एंड ये जो नैरेटिव्स जो हो रही हैं, ऑफ कोर्स ये बॉक्स ऑफिस के लिए अच्छी हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। बट ऑल्सो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम आत्मीयता भूलते जा रहे हैं, और सिनेमा में धीरे धीरे आत्मीयता भी गायब होती जा रही है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि हमारे ऐसी फिल्में बनाने वाले, ऐसे फिल्म डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि हमारे समाज से काइंडनेस कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। ये बहुत दुखद बात है। ईशान, आपकी बात करें, देखिए मैं सैराट के बारे में बात कर रहा था, उसी पर बनी फिल्म धड़क, तो फिर आपने वहाँ वैसी फिल्म चुनी, उसमें भी कुछ आप ये तय करते हैं या आप सिर्फ एज ए प्रोफेशनल एक्टर कहानी देखते हैं, अपना कैरेक्टर देखते हैं, कौन बनाना ये देखते हैं, उसके चुनाव में और भी कोई बात रही बाकी फिल्मों में जो होती है उसके इतर? जी सर, आई थिंक धड़क की अगर बात करें तो बहुत ही शुरुआती दौर था मेरे करियर में। मेरी पहली हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म थी, उससे पहले मैंने बियॉन्ड द क्लाउड्स महज की थी, जो बहुत ही अलग किस्म की फिल्म थी। उसे चाहे आप अनकन्वेंशनल कहें या ये सारे शब्द बहुत सुने थे मैंने पिछले कुछ सालों में, तो अनकन्वेंशनल कहें, पैरेलल सिनेमा कहें, तो ये मेरे लिए एक बड़ी हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म तो थी ही, लेकिन उसकी कहानी ने मुझे बहुत
बहुत इंस्पायर किया, मैं बहुत प्रेरित हुआ फिल्म देखकर। मुझे लगता है कि सैराट हमारे दौर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मास्टरफुल फिल्म है। आई थिंक बहुत ही कम ऐसी फिल्में हैं जो आर्टिस्टिक नज़रिए से अगर आप देखें तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हों, बहुत ही सोच और बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई हों, और एट द सेम टाइम उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हों जो उसे एक ऑडियंस तक लेकर जाए, वाइड ऑडियंस तक लेकर जाए। तो सैराट एक बहुत ही आई थिंक यूनिक फिल्म थी, बहुत अनमोल फिल्म थी। हमारी कोशिश और हमारी नीयत हमारी हमेशा यही थी कि हम उस कहानी को एक हिंदी ऑडियंस तक लेकर आ पाएँ और उसकी आवाज़ को थोड़ा और ज़ोर दें। पर आई थिंक होमबाउंड का जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत अलग था, क्योंकि 6-7 साल गुजर चुके थे और उसके बाद मेरी कोशिश ये थी और मेरी आई थिंक मेरा एक सर्च भी था कि मैं ऐसे कलाकारों के साथ काम करूं, ऐसे निर्देशक के साथ काम करूं जो मुझे और भी ज़्यादा पुश करें, जो मुझे और गहराई से काम करने का मौका भी दें और उनके पास वो टूल्स भी हों। नीरज घेवान एक ऐसे निर्देशक हैं जिनके साथ मैं 10 साल से काम करना चाहता था। तो सबसे पहला आई थिंक जिसे कहते हैं टेम्पटेशन, वो यही था कि इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा, जैसे ही ये कहानी मेरे सामने आई, मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये हमारे दौर की बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिल्म है। और फिर उसके बाद हम सबका आई थिंक एफर्ट यही रहा कि हम, जैसे कि इन्होंने कहा, हम उसे ऑथेंटिकली कैसे लोगों तक ला पाएँ। तो उसके बाद ये जो पर्सनल जो चीज़ हो जाती है कि मैं इसे किसी भी और फिल्म से कंपेयर करूं अपने करियर में, वो सारी चीज़ें मिट गईं। उसके बाद हमारी कोशिश यही थी कि हम इस कहानी को पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ और पूरी सिंसियरिटी के साथ लोगों तक पहुंचा पाएँ। नीरज, देखिए, सैराट जिस तरह की फिल्म है मराठी में, और झड़क धड़क जो बनी, उसमें वो खनक नहीं है, वो हनक नहीं है, वो बात नहीं है, वो वज़न शायद नहीं है। तो क्या जब आप हिंदी में फिल्म बनाते हैं तो शायद आपको और भी आवाज़ें सुननी पड़ती हैं? हमारा जो लड़का है वो कहीं ढीला तो नहीं पड़ जाएगा इस चक्कर में? देखिए, कोशिश जारी है कि बने रहें, लेकिन देखिए मैं उतना उसको उतनी सकारात्मकता से नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ इंकरेजमेंट मिल रहा है। मतलब करण जौहर जो धर्मा प्रोडक्शन, जो मतलब मोस्ट कमर्शियल स्टूडियो है, उन्होंने एक साल में 2 फिल्में बनाई हैं जिसमें फ्रंट एंडिंग पे दलित नैरेटिव्स हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे क्या लगता है कि काफ़ी लोग मुझे ये नहीं लगता है कि ये कहानियाँ, हमारी कहानियाँ सिर्फ हम ही बोलें। हम बोलते हैं तो अच्छी बात है, हमको मतलब शायद वो लिव्ड रियलिटी है, वो कॉन्टेक्स्ट है, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि बाकी लोग भी हमारी कहानी बोलें, क्योंकि वो इंटरमिंगलिंग ज़रूरी है, वो मेन स्ट्रीमिंग ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद लोगों को पर्दे पे हाशिए के लोग नहीं देखना पसंद है। आई होप मेरी धारणा चेंज हो, आई होप लोग इसको ऐसे ना देखते हुए कुछ और भी देखना चाहें, और भी ऐसी कहानियाँ बने जिसको लोग सराहें और मेन स्ट्रीम करें। ये पैरेलल सिनेमा जो कह रहे थे, टैग जो मिल जाता है, यहाँ आर्ट सिनेमा, यहाँ यथार्थवाद, हम मेन स्ट्रीम कब बनेंगे, उसका इंतज़ार है। विशाल, एक सूत्र वाक्य है एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में कि लहरों से डर कर नौका, उसका बाकी का हिस्सा क्या है, ये कैसी आपकी ज़िंदगी में ये लाइन आई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, तो पूरा एक तो सेंटेंस पूरा करें वो। मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी बता सकता हूँ इसके ऊपर। तो मैं पहले एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करता था 2009 में, और कुछ समय के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि डांसिंग इज़ नॉट समथिंग फॉर मी। फिर मैंने ऐसे ही आउट ऑफ फैसिनेशन मैंने एक्टिंग क्लास देखा और मैंने ज्वाइन किया। मेरे मन में ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सब सपने आने लगे कि सर मैं फर्स्ट डे जब एक्टिंग क्लास जाऊंगा तो बाहर शाहरुख खान बन के निकलूँगा और बाहर पैप्स होंगे, ऐसे ही मीडिया में मुझे बुलाया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे बहुत ही, मेरे गुरुजी शोएब खान सर ने मुझे बहुत ही बोरिंग क्लास दे दी। सर ने कहा मेहनत करो, आगे बढ़ो, प्रोफेशनलिज्म मत छोड़ना,
हारना नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक काम करो, यहाँ पे एक हिंदी में पोएम लिखी है, पढ़ो। और मैंने सोचा यार मैं डायलॉग बोलना चाहता हूँ, मैं शाहरुख खान सलमान खान बनना चाहता हूँ, ये मुझे कौन सी मतलब पोएम पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक पोएम बताई, हरिवंश राय बच्चन सर द्वारा लिखित, जो कि है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और वो तालियां पड़ रही है तो पूरी पोएम बोल दूं मैं? हाँ, एक लाइन और। अच्छा, समझ गया, कोई बात नहीं। तो ठीक है, एक लाइन और। बट इसकी एक फेवरेट लाइन है जो मुझे मेरे जीवन में मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और जब भी मैं लो फील करता हूँ मुझे ऐसा लगता है बैक टू बेसिक चले जाऊँ, और वो ये लाइन है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ लॉन्ग हम सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, वो है ट्राई। हमने हर एक जगह पे सिर्फ ट्राई किया है। और जी आप नहीं नहीं ईशान, इस फिल्म को अवार्ड मिल रहे हैं, आपको बड़ी तारीफ हो रही है। आपके परिवार में सबसे ज़्यादा इसके आपकी एक्टिंग के बारे में क्रिटिसिज्म क्या था? मेरे परिवार के, कितना प्यारा सवाल पूछा है सर आपने मुझसे। ये घूमता मेरे लिए हुआ क्यों है। आपने टिका के अलग से छोड़। परिवार में क्रिटिसिज्म नहीं, प्यार मिलता है, एंड आई थिंक वो एक सेफ स्पेस है। हाँ, मेरे परिवार में कुछ ऐसे कलाकार हैं, बहुत बढ़िया कलाकार हैं जिनकी नज़र बहुत ही तेज़ है, और मैं हमेशा उनका अप्रूवल सीख करता हूँ। लेकिन आई थिंक मेरी मॉम और मेरे भाई जो हैं, उन्हें बहुत गर्व हुआ इस फिल्म को देखकर, और वो हमेशा से जानते थे, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन हमेशा से जानते थे कि ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। और इस फिल्म को करने की वजह जैसे कि होती है, जैसे हम कुछ फिल्में करते हैं मनोरंजन के लिए ज़्यादा करते हैं, ये एक ऐसी कहानी थी जिसको लेकर हम सबको वो जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज़्यादा था, तो वो इस बात को जानते थे। तो आई थिंक फिल्म देखने के बाद उनका जो रिस्पांस था वो कुछ ऐसा ही था। जब उन्होंने मेरी पहली फिल्म देखी थी उसके बाद जो रिस्पांस था, ख़ास करके मेरी मॉम का, मुझे आज भी याद है। मुझे आई थिंक बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहाया है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने बहुत प्रेरणा दी है मुझे, जिन्होंने बहुत सराहाया। लेकिन सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे मेरी मॉम से मिला था जब उन्होंने मेरी पहली फिल्म देखी थी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं अपने माँ बाप से बेहतर तो आपको कोई जानता नहीं। और उन्होंने मेरी पहली फिल्म देखने के बाद मुझसे ये सवाल पूछा था कि हु आर यू, कौन हो तुम। तो ये बात ने मेरे दिल को बहुत छुआ था। पहले तो मैं चौंक गया था कि भाई ये भी कोई सवाल हुआ, बट देन आई रियलाइज्ड कि ये इससे बड़ा शायद मुझे कॉम्प्लीमेंट कभी मिलेगा नहीं। तो इस फिल्म को देखने के बाद भी कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स था। उनकी उम्मीद से बढ़कर शायद उनकी दिल को छू गई ये कहानी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये कहानी सबसे पर्सनल नीरज भाई के लिए है, और हमारी कोशिश यही थी कि हम उनके विजन में ढल जाएं और इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल फिल्म इन माय करियर, जिसमें मेरा पूरा विश्वास था। आपने वो विश्वास तोड़ा नहीं, और आई थिंक आपने बहुत बड़ी सर्विस की है समाज को कि आपने इतने सच्चाई से और प्यार से इस कहानी को बताया। सो थैंक यू। ये बड़ा डांटते डपटते टाइप हैं क्या? यहाँ तो बड़े भोले लग रहे हैं देखने में। Let me just clarify, I have not asked them to praise me at all. In case you all think that way, no. लगता है इन्होंने पहले बता दिया होगा सुबह मैसेज भेज के, तुम लोग लाइन पे रहना। नहीं सर, वो अभी अपने फिर सर के साथ एक्चुअली करने अपने उसकी अगले स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो लालच में हम सब। लपेटो। विशाल, आपकी अम्मा ने फिल्म देखी? कौन सी? आप ये फिल्म आपकी माँ ने देखी? जी 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 जी, क्या बोली? कई बार देखी। और सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग तो वो थी कि जब हम सब लोगों ने एक साथ कैन में फर्स्ट टाइम हमारी फिल्म जब प्रीमियर हुई थी, तब मैंने ही अपने परिवार के साथ नहीं, बाकी सभी लोग अपने फैमिली के साथ फिल्म देख रहे थे। मम्मी को तो फिल्म बहुत ही पसंद आई। अभी बच्चे की फिल्म मम्मी को तो कैसे नहीं पसंद आएगी, बट वही थोड़ा क्लाइमैक्स देख के थोड़ा ज़्यादा रोना आ गया, बट मज़ा आया, मम्मी को अच्छा लगा फिल्म। आप बहुत डांटते डपटते हैं, बहुत टाइट रखते हैं कि इनको खुला छोड़ देते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं जिनके दिमाग में होता है कि ये रोल ऐसे ही करना है,
बहुत सारे हैं जो बिल्कुल कह देते हैं कि ये रोल है, अब आप करो। सर आप ये सवाल हमसे भी पूछ सकते हैं, आपको शायद सच्चा रिस्पॉन्स मिल भी जाए। ये डरा बहुत देते हैं सर, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको इतना डरा देते हैं शुरुआती हिस्से में कि अगर ये कहानी तुमने पूरी तरह से इसको घोल कर पी ना गए और ये सच्चाई से तुम्हारे ज़रिए आ ना पाई लोगों तक, तो फिर ये मौका बहुत बड़ा गवा दोगे तुम अपनी ज़िंदगी में। तो इस डर के ज़रिए हमसे थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाता है, आई थिंक। But he'll tell you more about his process. I think I've always felt like we have been co-creating it, and I don't think I want to take the complete. मतलब मुझे पूरा श्रेय नहीं मिलना चाहिए। अंग्रेजी में बोलने लगे तो इसका मतलब कुछ बहका रहे हैं। अब आए हिंदी में, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं उल्टा हूँ, मैं काफ़ी जोक्स मारता रहता हूँ। लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरा एक ऑब्सेशन है कि यथार्थ तक पहुंचना है, तो उस पहुंच तक सिंसियरिटी रखना ज़रूरी है। उसमें मैं खुद भी, उसमें मेरी भी खुद उसमें एक जर्नी रहती है कि मैं खुद भी वहाँ पहुंचना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि आई थिंक वी ऑल अराइव एट द सेम टाइम एंड वी ऑल को क्रिएटेड, एंड इन्होंने जितनी मेहनत की है उतनी ही शायद मैंने भी उसी पहले की है, लेकिन इनके बिना तो फिल्म ही नहीं बनती। तो मैं अपना ये श्रेय पूरा अपने को नहीं लेना चाहता हूँ।